आप ही हैं मेरी उम्मीद। बर्फीले तूफान से घिरा हिमालय का एक सर्द पहाड़, एक औरत, खून से लथपथ एक आदमी को अपनी पीठ पर लाद कर बर्फ में आगे बढ़ रही थी। 52 साल की पार्वती शर्मा, एक औरत जिसने 10 साल पहले अपना सब कुछ खो दिया था और पहाड़ों में छिपकर रह रही थी। जिस आदमी को उसने बर्फ में पाया था वह पूरी तरह से खून में सना हुआ था और उसकी नब्ज लगभग नहीं चल रही थी। अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो यह मर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पार्वती ने फैसला किया। 10 साल बाद वह फिर से एक मरीज का इलाज करने वाली थी। यह आदमी जो सिर से पांव तक महंगे ब्रांडेड कपड़ों में था, इस गहरे पहाड़ी जंगल में मरने की कगार पर कैसे पहुंच गया वह नहीं जानती थी। वह यह भी नहीं जानती थी कि बर्फ से बचाया गया यह आदमी उसकी अपनी जिंदगी को भी एक नया जीवन देगा। एक सुदूर पहाड़ी इलाके में फेंके गए एक अमीर व्यापारिक घराने के वारिस की कहानी, जिसे एक अकेली अधेड़ उम्र की महिला ने अपनी पूरी लगन से बचाया। और फिर सामने आए कई सच। अब हम उस हैरान कर देने वाली कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो कि मुफ्त है, इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आप हमें कहां से सुन रहे हैं, तो हम प्रार्थना करेंगे कि आपके उस स्थान पर खुशियां और सौभाग्य का वास हो। हिमाचल प्रदेश की गहरी पहाड़ियों में बर्फबारी हो रही थी। पार्वती शर्मा बर्फ से ढके पहाड़ी रास्ते पर चल रही थी। उसके पैरों के निशान बर्फ में गहरे धंसते जा रहे थे। अब उसे नीचे उतरना था। 50 के दशक की शुरुआत की एक महिला के हिसाब से उसकी कूसाट चाल तेज थी। आखिरकार वह 10 सालों से इस पहाड़ पर चढ़ उतर रही थी। उसकी झड़ी बूटियों की टोकरी में सर्दियों की औषधियां भरी थीं। अश्वगंधा, ब्राह्मी की छाल और कई दुर्लभ जड़ी बूटियां। सर्दियों में भी यहाँ कीमती औषधियां मिल जाती थीं। आज की रेकोल्टे अच्छी थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, बर्फबारी और तेज हो गई। जल्दी नीचे उतरना होगा, इससे पहले कि रास्ता बंद हो जाए। तभी कहीं से एक आवाज आई। पार्वती के कदम रुक गए। ओहो! एक हल्की सी कराह हवा के साथ उस तक पहुंची। पार्वती ने सोचा कि यह किसी जानवर की आवाज होगी और उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। बर्फीला तूफान और तेज हो गया, लेकिन फिर से वही आवाज सुनाई दी, बचाओ। यह एक इंसान की आवाज थी। पार्वती का दिल बैठ गया। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसके पैर अपने आप उस दिशा में बढ़ रहे थे जहां से आवाज आई थी। वह बर्फ को हटाते हुए आगे बढ़ी। घाटी के नीचे चट्टानों के बीच कोई बर्फ में गिरा हुआ था। बर्फ ने उसे लगभग पूरी तरह से ढक लिया था। पार्वती तेजी से नीचे उतरी। बर्फ उसके घुटनों तक थी। पास जाने पर उसे गिरा हुआ आदमी दिखाई दिया। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसके ट्रैकिंग सूट फटे हुए थे और सिर से बहता खून सफेद बर्फ को लाल कर रहा था। ओए, होश में आओ! पार्वती ने आदमी को हिलाते हुए चिल्लाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। पार्वती का हाथ आदमी की गर्दन की धमनी पर गया। कांपते हाथों से उसने नब्ज टटोली। धक धक नब्ज चल रही थी, बहुत धीमी, लेकिन चल रही थी। जिंदा है, यह अभी भी जिंदा है। 10 साल हो गए थे। 10 साल बाद उसने किसी मरीज की धड़कन महसूस की थी। 10 साल पहले इमरजेंसी रूम में उसके आखिरी मरीज की धड़कन, जिसे वह बचा नहीं पाई थी। पार्वती की आंखों से गर्म आंसू बह निकले। तभी उसकी नजर आदमी की कलाई पर पड़ी। एक महंगी घड़ी, बर्फ से ढकी होने के बावजूद वह बता सकती थी कि यह किसी बड़े ब्रांड की है। फटे हुए ट्रैकिंग सूट के अंदर एक ब्रांड का टैग लगा था। यह आदमी कौन है? लेकिन इस समय यह जरूरी नहीं था। पार्वती ने तेजी से आदमी की हालत का जायजा लिया। बायां पैर टूटा हुआ लग रहा था, पसलियों में गहरी चोटें, सिर पर गहरा घाव और उसका शरीर का तापमान तेजी से गिर रहा था। उसके होंठ नीले पड़ गए थे। हाइपोथर्मिया। इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। सबसे नजदीकी अस्पताल 2 घंटे दूर था। एम्बुलेंस को भी इस बर्फीली गहरी पहाड़ी तक पहुंचने में बहुत समय लगता, और बर्फीला तूफान और तेज हो गया था। गोल्डन आवर पहले ही बीत रहा था। पार्वती ने अपनी जैकेट उतारी और आदमी के शरीर पर लपेट दी। पहले शरीर का तापमान ठीक करना होगा और फिर उसे अपनी पीठ पर उठाना था। लेकिन आदमी उससे कहीं ज्यादा बड़ा और भारी था। ऊपर से बर्फ भी जमी हुई थी। मैं कर सकती हूं, मुझे करना ही होगा। पार्वती ने आदमी को अपनी पीठ पर लादने की कोशिश की। वह बहुत भारी था और उसके पैर कांप रहे थे। उसके पैर बर्फ में धंस रहे थे, लेकिन वह रुक नहीं सकती थी। एक एक कदम चट्टानों को पकड़कर वह ऊपर चढ़ी। उसकी सांस फूल गई थी। बस थोड़ा और,
बस थोड़ा और। पार्वती के माथे से पसीना बह रहा था। सर्दियों के बावजूद उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। बर्फीला तूफान उसके चेहरे पर थपेड़े मार रहा था। आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसका पैर फिसला और वे दोनों बर्फ पर लुढ़क गए। वह बड़ी मुश्किल से उठी। पार्वती ने दांत भींच लिए और फिर से चलना शुरू कर दिया। पहाड़ी रास्ता खतरनाक था, बर्फ घुटनों तक थी, लेकिन पार्वती इस रास्ते पर 10 साल से चल रही थी। यह रास्ता उसे आंखें बंद करके भी याद था। सूरज पूरी तरह से ढल चुका था, बर्फ रुक नहीं रही थी, पूरी दुनिया सफेद चादर में लिपटी हुई थी। दूर पार्वती की कुटीर की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। पहुंच गए, हम पहुंच गए। अपनी आखिरी बची हुई ताकत से उसने दरवाजा खोला। उसने आदमी को धीरे से कमरे के फर्श पर लिटा दिया। पार्वती वहीं जमीन पर बैठ गई। वह हाँफ रही थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन आराम करने का समय नहीं था। सबसे पहले उसे अंगीठी में आग जलानी थी। पार्वती रसोई में भागी और लकड़ियां डाली। आग तेजी से जल उठी, कमरा गर्म होने लगा। पार्वती ने अपना फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। 10 साल पहले जब वह शहर छोड़कर आई थी, तब अपने साथ लाई थी। स्याउदुए, पट्टियां, सिरिंज। उसने इन चीजों को कभी इस्तेमाल नहीं किया था। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं कर सकती हूं, मैंने यह सैकड़ों बार किया है। पार्वती ने एक गहरी सांस ली और आदमी के कपड़े उतारने लगी। बर्फ से भीगे ट्रैकिंग सूट को उसने कैंची से काट दिया। उसके घाव दिखाई देने लगे। पसलियों की चोट गंभीर थी, अंदरूनी खून बहने का खतरा था। उसने सबसे पहले सिर के घाव का इलाज किया। गर्म पानी से बर्फ और खून को साफ किया। सौदुए में भिगोई हुई रुई से धीरे धीरे साफ किया। घाव गहरा था, टांके लगाने की जरूरत थी। पार्वती के हाथ ने सुई पकड़ी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। शांत हो जा, शांत हो जा। उसने पहला टांका लगाया, फिर दूसरा, तीसरा। धीरे धीरे उसके हाथ सधने लगे, जैसे उसका शरीर सब कुछ याद कर रहा हो। टांके लगाने के बाद उसने पट्टी बांध दी, फिर पैर की जांच की। जैसा शक था, हड्डी टूटी हुई थी। उसने लकड़ी की खपच्ची लगाकर उसे स्थिर किया और शरीर का तापमान, सबसे जरूरी चीज, पार्वती गर्म पानी ले आई। तौलिए को भिगोकर उसने आदमी का शरीर पोंछा। उसके जमे हुए हाथों और पैरों को धीरे धीरे गर्म किया। उसने उस पर कई कंबल डाले और उसे अंगीठी के पास लेटा दिया। इस सारे इलाज में 2 घंटे से ज्यादा लग गए। पार्वती आदमी के पास बैठ गई। उसने फिर से उसकी नब्ज जांची। अभी भी धीमी थी, लेकिन थोड़ी स्थिर लग रही थी। शुक्र है। पार्वती वहीं दीवार के सहारे टिक गई। उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई थी। बाहर बर्फ गिर रही थी, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। पार्वती ने आदमी को देखा, करीब 35 साल का चेहरा। बर्फ और खून पोंछने के बाद उसका साफ सुथरा चेहरा दिखाई दे रहा था। आखिर यह कौन है? यहां इसके साथ क्या हुआ होगा? लेकिन अभी यह सब मायने नहीं रखता था। अभी सिर्फ यह मायने रखता था कि वह जिंदा है। पार्वती उठी और रसोई में गई। उसने पानी उबाला, साफ पानी में थोड़ा नमक मिलाया। रुई में भिगोकर उसने धीरे धीरे आदमी के होंठों पर लगाया। नीले पड़े होंठ धीरे धीरे नम होने लगे। रात गहरी होती गई। बर्फ लगातार गिर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया से नाता टूट गया हो। पार्वती आदमी के पास से नहीं हटी। वह हर घंटे उसका तापमान और नब्ज जांचती रही, उसकी सांसों पर नजर रखती रही। अगर उसकी हालत बिगड़ती तो वह उसे तुरंत गांव ले जाने के लिए तैयार थी, लेकिन इस बर्फ में हिलना नामुमकिन था। सुबह के 3 बजे आदमी की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। पार्वती सतर्क हो गई। उसने आदमी के माथे को छुआ। उसे बुखार था। संक्रमण या शॉक। पार्वती ने ठंडे पानी की पट्टियां उसके माथे पर रखीं। बुखार की दवा को पानी में घोलकर थोड़ा थोड़ा उसके मुंह में डाला। लगभग आधे घंटे बाद आदमी की सांसें स्थिर हो गईं। पार्वती ने राहत की सांस ली। सुबह 4 बजे के आसपास आदमी की पलकें हल्की सी कांपी। पार्वती आगे झुकी। ओए, क्या तुम्हें होश आ रहा है? आदमी की उंगली हिली, लेकिन वह आंखें नहीं खोल पाया। फिर से शांति छा गई। पार्वती ने आदमी का हाथ पकड़ा। ठंडा पड़ा हाथ अब थोड़ा गर्म हो गया था। कोई बात नहीं, धीरे 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 होश में आओ। खिड़की के बाहर सुबह की पहली किरण दिखाई देने लगी थी। बर्फ अभी भी गिर रही थी, लेकिन थोड़ी कम हो गई थी। एक लंबी रात बीत रही थी। पार्वती ने आदमी का हाथ नहीं छोड़ा। उसने पूरी रात ऐसे ही जाग कर बिता दी।
10 साल बाद उसने किसी मरीज के पास जागकर रात बिताई थी। बर्फ ने पूरी दुनिया को सफेद कर दिया था, हर आवाज को निगल लिया था, और पार्वती को अभी तक पता नहीं था कि यह आदमी उसकी जिंदगी और वह खुद इस आदमी की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली है। सफेद बर्फ में शुरू हुआ यह रिश्ता दोनों को बचाने वाला था। 3 दिन बीत गए। पहाड़ी गांव की सुबह शांत थी। खिड़की के बाहर सफेद पाला पड़ा हुआ था। पार्वती रसोई में दलिया बना रही थी। कद्दू का मीठा दलिया, नरम और आसानी से पचने वाला। कमरे से एक आवाज आई। पार्वती के हाथ रुक गए। वह तेजी से कमरे में गई। आदमी ने आंखें खोल दी थीं। वह छत को घूर रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। ये कहां है? आदमी की आवाज फटी हुई थी। पार्वती धीरे धीरे पास गई। आदमी ने पार्वती को देखा। उसी पल उसकी आंखों में डर छा गया। आह! वह खुद को सिकोड़ता हुआ पीछे हटा। उसके घायल पैर पर जोर पड़ा और उसका चेहरा दर्द से बिगड़ गया। पार्वती ने अपने हाथ ऊपर उठाकर दिखाए। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आदमी अभी भी सतर्क था। उसकी आंखों में घबराहट थी। पार्वती एक कदम पीछे हट गई। तुम पहाड़ पर गिरे हुए थे। मैंने तुम्हें 3 दिन पहले पाया था। आदमी ने अपने शरीर को देखा। सिर पर पट्टी, पैर पर लकड़ी की खपच्ची और साफ सुथरे कपड़े। आदमी का मुंह खुला। यह जगह कौन सी है? यह मेरा घर है, पहाड़ के अंदर एक कुटीर। मैं कौन हूं? पार्वती का चेहरा सख्त हो गया। आदमी ने अपना सिर पकड़ लिया। मैं कितना भी सोचूं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मेरा नाम भी नहीं, मैं कहां से आया हूं, कुछ भी नहीं। उसके हाथ कांप रहे थे। पार्वती धीरे धीरे पास आई और उसे एक गिलास पानी दिया। धीरे धीरे पियो, जल्दबाजी मत करना। आदमी ने कांपते हाथों से गिलास लिया। उसने एक घूंट पिया, फिर दूसरा। पार्वती ने पूछा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा? नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है। आदमी की आवाज में डर था। पार्वती ने एक पल सोचा। धीरे धीरे याद करने की कोशिश करो, शायद सदमे की वजह से ऐसा हुआ है। आदमी ने सिर हिलाया। तब तक तुम्हें किसी नाम से तो बुलाना होगा। जब तक तुम्हें याद ना आ जाए, मैं तुम्हें अजय कहूं तो कैसा रहेगा? अजय। आदमी ने उस नाम को दोहराया। यह नाम अजनबी था, लेकिन फिर भी एक नाम होने का एहसास उसे थोड़ा सुकून दे रहा था। भूख लगी होगी, मैंने दलिया बनाया है। पार्वती रसोई से कद्दू का दलिया ले आई। कटोरे से भाप निकल रही थी। अजय ने उसे लिया और कुछ देर देखता रहा। उसने चम्मच उठाया। हाथ कांप रहा था। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों? मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रहा हूं। पार्वती ने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप देखती रही। अजय ने पूरा दलिया खा लिया और कटोरा नीचे रखते हुए कहा, धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मुझे बस पार्वती जी कहो। नहीं, अजय ने सिर हिलाया। आपने मेरी जान बचाई है, आप ही मेरी डॉक्टर हैं। पार्वती ने और कुछ नहीं कहा। उस दिन से अजय पार्वती की कुटीर में रहने लगा। पहले कुछ दिन वह सिर्फ लेटा रहा। पैर टूटने की वजह से वह हिल नहीं सकता था। पार्वती दिन में 3 बार उसके लिए अलग अलग तरह का दलिया और खिचड़ी बनाती थी। यह खा लो, ताकत आएगी तभी ठीक होगे। अजय चुपचाप खा थिन दो थ्रे पार्वती के लेता था। शुरू में वह थोड़ा सहमा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल खुल रहा था। हर रात अजय को बुरे सपने आते थे। आह! चीख सुनकर पार्वती दौड़कर आती। अजय ठंडे पसीने में भीगा हुआ कांप रहा होता। कोई बात नहीं, मैंने एक सपना देखा। अजय की आवाज कांप रही थी। किसी ने मुझे धक्का दिया, एक ऊंची जगह से। क्या चेहरा दिखा? अजय ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन एक आवाज सुनाई दी, इसे खत्म कर दो। पार्वती ने अजय के माथे पर हाथ रखा। जबरदस्ती याद करने की कोशिश मत करो, इससे और बुरा होगा। धीरे धीरे याददाश्त वापस आ जाएगी। पार्वती उसे गर्म पानी देती। पानी पीकर अजय थोड़ा शांत हो जाता। 1 हफ्ता बीत गया। गांव की मुखिया 75 साल की कमला देवी उससे मिलने आई। वह उम्रदराज होने के बावजूद चुस्त थीं। पार्वती घर पर है? दादी अंदर आ जाइए। दादी कमरे में आई और अजय को देखा। अरे, यह कौन है? यह पहाड़ पर गिरे हुए मिले थे, मैं इन्हें ले आई। दादी की आंखें बड़ी हो गईं। हमारी पार्वती किसी इंसान को घर लाई है। 10 साल में पहली बार। दादी ने अजय को ध्यान से देखा। शहरी लगता है, चेहरा भी सुंदर है। दादी ने पार्वती से पूछा, क्या करता था यह? पता नहीं, चोट लगने की वजह से शायद याददाश्त चली गई है। दादी ने अफसोस जताया।
हे भगवान, बेचारा, लेकिन जिंदा बच गया, यही बड़ी बात है। दादी ने पार्वती को बाहर बुलाया। आंगन में उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, बेटा सब ठीक तो है? तू 10 साल पहले यहां आने के बाद किसी से मिलती जुलती नहीं थी। पार्वती ने सिर झुका लिया। दादी ने पार्वती का हाथ पकड़ा। जबरदस्ती तो नहीं कर रही है ना? अगर मुश्किल हो तो इसे गांव भेज दे। नहीं दादी, पार्वती ने सिर उठाया। मैं ठीक हूं, बल्कि किसी की फिर से देखभाल करना मुझे बुरा नहीं लग रहा। दादी ने कुछ देर पार्वती को देखा और फिर मुस्कुराई। चलो, हमारी पार्वती का दिल भी अब थोड़ा खुल रहा है। दादी के जाने के बाद पार्वती कमरे में गई। अजय खिड़की से बाहर देख रहा था। दादी चली गई। हाँ, बहुत अच्छी औरत लगती हैं। पार्वती अजय के पास बैठ गई। वह इस गांव की मुखिया हैं। अजय ने पार्वती की ओर देखा। आप यहां बहुत समय से रह रही हैं? 10 साल से। 10 साल लंबा समय है। पार्वती ने कोई जवाब नहीं दिया। अजय ने फिर पूछा, आप यहां आने से पहले क्या करती थीं? पार्वती के हाथ रुक गए। बस यही सब। क्या मतलब बस? इधर उधर के काम, कुछ खास नहीं। अजय ने और नहीं पूछा। उसने पार्वती के चेहरे पर कुछ पढ़ लिया था। 2 हफ्ते बीत गए। अजय का पैर धीरे धीरे ठीक हो रहा था। वह खपच्ची के सहारे थोड़ा थोड़ा चलने लगा था। धीरे धीरे, जोर मत डालिएगा। पार्वती अजय को सहारा दे रही थी। वे आंगन तक आए। सर्दियों का पहाड़ शांत था। बर्फ की मोटी चादर बिछी थी। कितना सुंदर है, अजय ने बुदबुदाया। मैंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। पार्वती ने अजय को देखा। अजय की आंखों में शांति थी। उस रात पार्वती ने एक पुरानी दराज खोली। दराज के अंदर कुछ था। एक सफेद कोट, एक डॉक्टर का कोट। पार्वती ने कोट निकाला और उसे फैलाया। 10 साल से उसने इसे नहीं पहना था। पार्वती ने कोट को अपने सीने से लगा लिया और धीरे से बुदबुदाई, क्या मैं इसे फिर कभी पहन पाऊंगी? दरवाजे की दरार से रोशनी बाहर आ रही थी। अजय उस रोशनी को देख रहा था। वह समझ गया था कि इस औरत के दिल में भी कोई गहरा जख्म है, कोई ऐसा जिसने अपनी कोई बहुत बड़ी चीज खो दी हो, बिल्कुल उसकी तरह। अजय ने खिड़की के बाहर बर्फ को देखा। सर्दी गहरी होती जा रही थी। 2 महीने बीत गए और सर्दी खत्म होने लगी। बर्फ पिघलने लगी थी। पहाड़ी गांव में भी वसंत की आहट सुनाई दे रही थी। अजय अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वह हर सुबह काम में पार्वती की मदद करता, लकड़ियां काटता, जमी हुई जमीन को खोदता और खेत तैयार करता। आलू बोने की तैयारी थी। ऐसे ही करना है? अजय ने कुदाल चलाते हुए पूछा। हां, लेकिन ज्यादा गहरा मत खोदो, बस इतना कि आलू का बीज चला जाए, पार्वती ने इशारे से बताया। अजय के हाथों में अब गांठें पड़ने लगी थीं। उसके हाथ पहले जैसे मुलायम नहीं थे। हाथ बहुत खुरदुरे हो गए हैं, है ना? अजय ने अपने हाथों को देखा। ये मेहनत करने वाले हाथ हैं, यह अच्छी बात है, पार्वती ने शांति से कहा। उस दोपहर गांव का एक अधेड़ कुंवारा 48 साल का रमेश आया। पार्वती बहन, यह थोड़ा रख लो। रमेश ने एक पोटली आगे बढ़ाई। उसमें सूखी हुई सब्जियां थीं। शुक्रिया रमेश, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं नहीं बहन, तुम्हें पसंद है ना? रमेश ने अजय की ओर कनखियों से देखा। ये दिल्ली से आए तुम्हारे भाई हैं? हाँ, काम से थोड़ा थक गया था तो आराम करने आया है। अच्छा, रमेश ने फिर पार्वती से कहा। बहन, अब अकेले मत रहो, गांव में आकर रहो। अकेली रहती हो। पार्वती का चेहरा थोड़ा असहज हो गया। मुझे यहीं अच्छा लगता है। फिर भी सब्जियों के लिए शुक्रिया, मैं जरूर खाऊंगी। रमेश के जाने के बाद अजय ने पूछा, वह आदमी आपको पसंद करता है ना? जानती हूं, पार्वती ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। तो आप मना क्यों कर देती हैं? पार्वती ने जवाब नहीं दिया। वह बस खेत में काम करती रही। अजय को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे बेवजह गुस्सा आ रहा था। क्यों, यह वह नहीं समझ पा रहा था। रात को अजय ने फिर एक बुरा सपना देखा। अर्जुन, किसी की आवाज, एक उदास आवाज, मुझे माफ कर देना अर्जुन। अंधेरे में एक हाथ बढ़ा और फिर धक्का देने का एहसास। अजय चीख मारकर उठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था। पार्वती ने दरवाजा खटखटाया। अजय, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूं। लेकिन वह ठीक नहीं था। सपना अब और साफ होता जा रहा था। एक ऑफिस, ऊंची इमारत, कागजों का ढेर और धोखा। अजय ने खिड़की से बाहर देखा। मैं आखिर कौन हूं? कोई मुझे क्यों मारना चाहता था? हर रात सपना थोड़ा और आकार ले रहा था। कुछ दिनों बाद गांव में चीखने की आवाज आई।
बच्चा पानी में गिर गया। पास में ही काम कर रहे अजय और पार्वती दौड़ कर गए। नदी के किनारे वसंत के कारण बर्फ पिघल रही थी। एक बच्चा टूटी हुई बर्फ के बीच पानी में गिरा हुआ था। वह करीब 7 साल का रहा होगा। कोई बचाओ! बच्चे की मां रो रही थी। गांव के लोग हिचकिचा रहे थे। पानी बहुत ठंडा और गहरा था। पार्वती आगे बढ़ी, लेकिन उसके कदम रुक गए। नहीं, फिर से। अगर फिर से कोई गलती हो गई तो 10 साल पहले का वह दिन, मरता हुआ मरीज, लोगों की ठंडी निगाहें। पार्वती वहीं बैठ गई। तभी अजय पानी में कूद गया। अजय! पार्वती चिल्लाई, लेकिन अजय तब तक पानी में था। ठंडा पानी उसके पूरे शरीर में दौड़ गया, लेकिन उसका शरीर अपने आप काम कर रहा था। उसने बच्चे को पकड़ा और सतह पर ले आया। पकड़ो! गांव वालों ने अजय और बच्चे को बाहर खींचा। बच्चा बेहोश था, उसके होंठ नीले पड़ गए थे। अजय ने इंस्टिंक्टिवली बच्चे को लिटाया, उसका एयरवे साफ किया और सीपीआर शुरू कर दिया। 1 2 3, एक सटीक लय। 10 बार, 20 बार। खक! बच्चे ने पानी उगल दिया। उसके रोने की आवाज गूंज उठी। वाह! बच गया! लोग खुशी से चिल्लाने लगे। बच गया! बच्चा बच गया! बच्चे की मां दौड़कर अजय के पास आई और रोते हुए उसके हाथ पकड़ लिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय स्तब्ध खड़ा था। उसने अपने हाथों को देखा। मुझे यह सब कैसे पता है? सीपीआर, दबाव की सही जगह, सांस देने का तरीका, सब कुछ स्वाभाविक था, जैसे उसने यह सैकड़ों बार किया हो। उस रात अजय आग के पास बैठा था। पार्वती ने उसे गर्म चाय दी। सर्दी लग जाएगी, यह पियो। धन्यवाद। कुछ देर की चुप्पी के बाद अजय ने कहा, पार्वती जी, क्या मैं एक डॉक्टर था? पार्वती ने अजय को देखा। आज मेरे हाथ अपने आप चल रहे थे। अजय की आवाज कांप रही थी। इतना स्वाभाविक। बिना सोचे शरीर ने पहले काम किया। पार्वती ने कुछ देर अजय को देखा और फिर धीरे से कहा, सच तो यह है कि मैं एक डॉक्टर थी। अजय जम गया। 10 साल पहले तक। पार्वती की आवाज शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक गहरा दर्द महसूस हो रहा था। एक बड़े अस्पताल में इमरजेंसी रूम की डॉक्टर थी। आपने क्यों छोड़ दिया? पार्वती ने जवाब नहीं दिया। वह बस आग को देखती रही। सिर्फ लकड़ियों के चटकने की आवाज आ रही थी। हो सकता है तुम भी रहे हो, पार्वती ने कहा। एक डॉक्टर या कोई पैरामेडिक? अजय ने अपने हाथों को देखा। वे हाथ जिन्होंने आज एक बच्चे को बचाया था। तो क्या मैं लोगों को बचाने का काम करता था? फिर कोई मुझे क्यों मारना चाहता था? सवाल अंतहीन थे और जवाब अभी भी नहीं था। खिड़की के बाहर वसंत की हवा चल रही थी। जमी हुई जमीन पिघल रही थी। अजय की यादें भी धीरे धीरे पिघल रही थीं, लेकिन उन यादों से जो सच सामने आने वाला था उसे अभी कोई नहीं जानता था। 1 हफ्ता बीत गया और वसंत और साफ हो गया। गांव में शांति थी, लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दोपहर गांव के सामुदायिक भवन के पास 2 अजनबी गाड़ियां आकर रुकीं। काली स्कॉर्पियो। ऐसी गाड़ियां सिर्फ शहरों में दिखती थीं। गाड़ी से सूट पहने 4 आदमी उतरे। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। ये लोग कौन हैं? पुलिस वाले हैं क्या? आदमियों ने सामुदायिक भवन के नोटिस बोर्ड पर पोस्टर चिपकाने शुरू कर दिए। गुमशुदा की तलाश। बड़े अक्षरों के नीचे एक तस्वीर थी। अजय का चेहरा, साफ सुथरे सूट में। आज के अजय से अलग, लेकिन साफ था कि यह वही आदमी है। अर्जुन सिंह राठौड़, उम्र 36 साल। सूचना देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम। पोस्टर देखकर गांव वाले हैरान रह गए। 10 लाख! यह आदमी कौन है जिसके लिए इतना बड़ा इनाम रखा गया है? आदमी गांव में घूमने लगे। वे घर घर जा रहे थे। वे कमला देवी के घर भी पहुंचे। क्या आपने इस आदमी को देखा है? आदमी ने पोस्टर दिखाया। दादी ने आंखें सिकोड़ कर देखा। पता नहीं, ठीक से याद नहीं। यह करीब 3 महीने पहले इसी पहाड़ी से लापता हो गया था। क्या आपने किसी घायल आदमी को देखा? पहाड़ से? यहाँ पहाड़ कितने बड़े हैं पता है तुम्हें? दादी ने सिर हिला दिया। आदमी ने अपना कार्ड दिया। अगर कुछ याद आए तो इस नंबर पर फोन कीजिएगा, इनाम जरूर मिलेगा। आदमियों के जाने के बाद दादी तेजी से पार्वती के घर की ओर भागी। पार्वती, बड़ी गड़बड़ हो गई। पार्वती और अजय बाहर आए। दादी ने उन्हें पोस्टर दिखाया। अजय का चेहरा साफ दिख रहा था। अजय उस तस्वीर को घूरता रहा। यह अजनबी था, सूट पहने, आत्मविश्वास से मुस्कुराता हुआ आदमी। यह मैं हूं, पार्वती जी। पार्वती का चेहरा सख्त था। कुछ तो अजीब है। क्या?
अगर परिवार वाले होते तो वे पुलिस के पास जाते, ऐसे लोगों को क्यों भेजते? पार्वती ने पोस्टर को ध्यान से देखा। कोई कंपनी का लोगो नहीं था, सिर्फ एक मोबाइल नंबर और 10 लाख का इनाम। यह बहुत ज्यादा है। दादी ने सिर हिलाया। मुझे भी कुछ शक हुआ। ऐसा लगा जैसे वे कुछ छिपा रहे हैं। अजय घबरा गया। लगता है मैं किसी खतरे में हूं। अभी के लिए छिप जाओ, पार्वती ने सख्ती से कहा। दादी, आप गांव वालों से कह दीजिए कि उन्होंने किसी को नहीं देखा। ठीक है, हमारे गांव के लोग मुंह बंद रखना जानते हैं, चिंता मत कर। उस शाम पार्वती ने अजय के बाल बेतरतीब ढंग से काट दिए। अब दाढ़ी भी मत काटना, कुछ दिन में चेहरा बदल जाएगा और कपड़े भी बदल लो। पार्वती ने उसे पुराने मैले काम करने वाले कपड़े दिए। अजय ने कपड़े बदले, आईने में खुद को देखा। गंदे फटे कपड़े, पोस्टर वाले आदमी से बिल्कुल अलग। अब से तुम मेरे छोटे भाई हो। छोटा भाई? हाँ, दिल्ली में काम करते थे, अब आराम करने आए हो। अजय ने पार्वती को देखा। लेकिन आप और मुझ में उम्र का ज्यादा फर्क नहीं है, इतने में भाई बहन बन सकते हैं। अजय हल्का सा मुस्कुराया। छोटा भाई? तो क्या मेरी एक दीदी बन गई है? दादी भी तो है, अब हमारा 3 लोगों का परिवार है। पार्वती भी मुस्कुराई, लेकिन यह मुस्कुराहट ज्यादा देर नहीं टिकी। अगली सुबह काली स्कॉर्पियो फिर से दिखाई दी। इस बार वे कुटीर की ओर आ रही थी। पार्वती जी, अजय ने घबराकर बुलाया। पार्वती ने खिड़की से बाहर देखा। गाड़ी पास आ रही थी। चलो बाहर चलते हैं। हारी पार पार पार्वती करना। वे दोनों खेत में चले गए। अजय कुदाल लेकर जमीन खोदने लगा। पार्वती पास में आलू के बीज छांट रही थी। गाड़ी रुकी। 2 आदमी उतरे। नमस्ते। आदमी पास आया। क्या आपने इस आदमी को देखा है? उसने पोस्टर आगे बढ़ाया। पार्वती ने एक नजर देखकर सिर हिला दिया। नहीं देखा। पक्का? 3 महीने पहले इसी के आसपास। यहां ज्यादा लोग नहीं आते, यह पहाड़ी इलाका है। आदमी की नजर अजय पर गई। अजय लगातार जमीन खोद रहा था। उसने सिर नहीं उठाया। वह मेरा छोटा भाई है, दिल्ली में काम करता था, थोड़ा आराम करने आया है। आदमी अजय के पास गया। माफ कीजिएगा, क्या मैं आपका चेहरा देख सकता हूं? अजय ने धीरे धीरे सिर उठाया। बिखरे बाल, सांवली त्वचा और दाढ़ी, खुरदुरे काम के कपड़े। पोस्टर वाले आदमी से अलग। आदमी ने कुछ देर अजय को घूरा। आपका नाम? किमजो सुयो, किम जुन सुयो। अजय कुमार। अजय ने शांति से जवाब दिया। अच्छा। आदमी ने एक बार फिर अजय को ऊपर से नीचे देखा, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। अगर कुछ याद आए तो फोन कीजिएगा। कार्ड रखकर आदमी चले गए। जब तक गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई, वे दोनों हिले नहीं। गाड़ी के जाते ही अजय जमीन पर बैठ गया। फू, उसके हाथ कांप रहे थे। कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। पार्वती ने अजय के कंधे थपथपाए। उस रात गांव के सामुदायिक भवन में दादी ने गांव वालों को इकट्ठा किया। सब सुनो, दादी ने गंभीर चेहरे से कहा। वे लोग कुछ अजीब हैं। क्यों दादी? कोई परिवार वाला अपने गुमशुदा को ऐसे ढूंढता है क्या? पुलिस को भी नहीं बुलाया? गांव वालों ने सिर हिलाया। हाँ, बात तो सही है। और हमारी पार्वती का अजय, उसे हमें बचाना है। पता नहीं किस मुसीबत में फांसा है बेचारा। जिसने मेरे बच्चे को बचाया, उसे तो हम जरूर बचाएंगे। बच्चे की मां ने कहा। मैं तो कहूंगी कि मैंने किसी को नहीं देखा। बाकी लोग भी सहमत हो गए। हाँ, अपने गांव के आदमी को बचाना है, पैसे का क्या है। गांव अजय को बचाने के लिए एक हो गया। उस रात अजय सो नहीं पाया। उसने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। क्या यह उसका वहम था? नहीं। दूर पहाड़ की ओर रोशनी दिखाई दी, टॉर्च की रोशनी। कोई पहाड़ पर खोजबीन कर रहा था। अजय ने पार्वती को जगाया। पार्वती जी, वहां देखिए। पार्वती ने भी रोशनी देखी। वे अभी भी ढूंढ रहे हैं। अब क्या करें? पार्वती ने एक पल सोचा। सामान बांधो, बस जरूरी चीजें। कहां जा रहे हैं? पहाड़ में और अंदर। यहां रहना खतरनाक है। दोनों ने जल्दी जल्दी सामान बांधा। खाना, कपड़े, मेडिकल किट, बस जरूरी सामान बैग में रखा। बाहर रोशनी और पास आ रही थी। अभी चलो। और हां, अब से मुझे बस दीदी कहना, पार्वती ने कहा। वे पिछले दरवाजे से निकल गए। सिर्फ चांदनी रास्ता दिखा रही थी। वे अंधेरे में पहाड़ की गहराई में गायब हो गए। पीछा करने वाले और करीब आ रहे थे। और अजय को एहसास हो गया था, जो लोग उसे ढूंढ रहे थे, वे उसे बचाने के लिए नहीं आ रहे थे। रात गहरी थी। पार्वती और अजय जंगल में भटक रहे थे। चांदनी हल्की थी। नीचे का रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। सावधान। पार्वती ने अजय का हाथ पकड़ा। वसंत था, लेकिन पहाड़ी रातें अभी भी ठंडी थीं।
करीब 1 घंटे चलने के बाद एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। यहां रुकते हैं। वे दोनों गुफा के अंदर गए। हवा से बचाव हो रहा था। पार्वती ने बैग से टॉर्च निकालकर जलाई। गुफा हल्की रोशनी में चमक उठी। आग जलानी होगी, पार्वती ने कहा, लेकिन लकड़ियां गीली थीं। अजय गुफा के अंदर गया और सूखी टहनियां ढूंढकर लाया। पार्वती ने लाइटर से आग जलाई। पहले सिर्फ धुआं उठा, लेकिन धीरे धीरे आग की लपटें जलने लगीं। उसने फूंक मारकर आग को और बढ़ाया। गर्मी फैल गई। दोनों आग के पास बैठ गए। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। दूर से गोली चलने की आवाज आई। पार्वती सतर्क हो गई। शिकारी होंगे? अजय ने सिर हिलाया। नहीं, ये वही लोग हैं, मुझे यकीन है। अजय की आवाज कांप रही थी। वे लोग मुझे मारना चाहते हैं। पार्वती ने अजय को देखा। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है। वे मुझे ढूंढ नहीं रहे, वे मुझे खत्म करना चाहते हैं। पार्वती ने कुछ नहीं कहा। वह भी यही सोच रही थी। रात गहरी होती गई। दोनों ने बारी बारी से सोने का फैसला किया। पार्वती पहले सो गई और अजय आग की रखवाली करता रहा। रात में अजय ने बैग में से खाने का सामान निकालते हुए एक पुराना अखबार देखा। शायद पार्वती ने आग जलाने के लिए रखा था। अजय ने अखबार खोला। यह 10 साल पुराना था। बड़े अस्पताल में मेडिकल लापरवाही, इमरजेंसी रूम की डॉक्टर पर उठे सवाल। खबर उसकी आंखों के सामने थी। पार्वती शर्मा की तस्वीर थी। 10 साल पहले की, आज से छोटी, लेकिन आंखों में वही उदासी थी। अजय ने खबर पढ़ी। मरीज की मौत, जिम्मेदारी का विवाद, डॉक्टर का लाइसेंस निलंबित। दीदी, उनके साथ यह सब हुआ था। अजय का दिल भारी हो गया। उसने अखबार का पन्ना पलटा। अगला पन्ना व्यापार का था। 26 वर्षीय एम्बा अर्जुन सिंह राठौड़ ग्रुप के सबसे युवा डायरेक्टर बने। अजय के हाथ रुक गए। एक तस्वीर थी, सूट पहने एक नौजवान। वह खुद था। यह मैं हूं। अजय ने खबर पढ़नी शुरू की। बिजनेस के जीनियस कहे जाने वाले अर्जुन सिंह राठौड़ अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से MBA करने के बाद 3 साल में ही कंपनी को मुनाफे में लाया। राठौड़ ग्रुप का भविष्य, शब्द उसकी आंखों में तैर रहे थे, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह उसकी कहानी है। ओह! अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ। अजय ने अपना सिर पकड़ लिया। छवियां एक साथ उमड़ने लगीं। एक मीटिंग रूम, ऊंची मेज, कागजों का ढेर। यह एक अच्छा प्रस्ताव है अर्जुन जी। किसी की आवाज और एक और चेहरा। बधाई हो। एक 30-32 साल का आदमी मुस्कुरा रहा था। विक्रम, यह नाम याद आया। उसका भाई, सौतेला भाई, पिता का पहला बेटा। छवियां तेजी से गुजर रही थीं। ऑफिस, कॉन्ट्रैक्ट, हाथ मिलाना, और फिर विक्रम का उदास चेहरा। अर्जुन बहुत ज्यादा साफ सुथरा है। विक्रम की धीमी आवाज सुनाई दी। दृश्य बदल गया। गहरी रात। अजय कुछ कागजात देख रहा था। यह क्या है? खाते और नंबर। गायब हुआ पैसा। नहीं, यह तो गबन है। धुंधली याद में उसे अपनी आवाज सुनाई दी और पीछे से कदमों की आहट। तो तुम्हें पता चल ही गया। विक्रम था। उसकी आंखों में ठंडक थी। आह! अजय चीख पड़ा। यादें टूट गईं। चीख सुनकर पार्वती दौड़कर आई। अजय, क्या हुआ? अजय पसीने में भीगा हुआ था। उसके हाथ में अखबार था। पार्वती ने अखबार देखा। अपनी खबर और अजय की खबर। ये मुझे याद आया थोड़ा थोड़ा। अजय ने कांपती आवाज में कहा, मैं सच में अर्जुन सिंह राठौड़ हूं, एक बड़े ग्रुप का डायरेक्टर। 26 साल की उम्र में। अजय ने अखबार को देखा। लेकिन मैं इस हालत में कैसे पहुंचा? उसकी आवाज भर्रा गई। मेरा भाई, विक्रम नाम का एक भाई है, मुझे याद है, बस टुकड़ों में। अजय ने अपना सिर पकड़ लिया। घबन, कागज, खतरा, बस यही शब्द याद आ रहे हैं। पार्वती ने अजय के कंधे पर हाथ रखा। धीरे धीरे, जबरदस्ती याद करने की कोशिश मत करो। लेकिन तुम जो भी थे, अभी तुम्हारा सुरक्षित रहना जरूरी है। पार्वती की आवाज में दृढ़ता थी। अजय ने पार्वती को देखा। दीदी, आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? अजय ने एक फीकी मुस्कान दी। यह खतरनाक है। मेरी वजह से आप भी, तुम जो भी थे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्वती ने अजय को सीधे देखा। तुम उस दिन बर्फ में मरने वाले थे और मैंने तुम्हें बचाया। दीदी, एक बार बचाई हुई जिंदगी की जिम्मेदारी आखिर तक निभानी पड़ती है। पार्वती की आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि यही एक डॉक्टर का फर्ज है। अजय की आंखों से आंसू बह निकले। शुक्रिया, बस अब सो जाओ।
पार्वती लेट गई। अजय भी आग के पास लेट गया, लेकिन सो नहीं सका। यादों के टुकड़े लगातार उसके दिमाग में घूम रहे थे। घबन, धोखा, खतरा और एक चट्टान। मैंने ऐसा क्या जान लिया था? विक्रम भाई ने ऐसा क्यों किया? सुबह होने वाली थी। पार्वती पहले उठी। उसने गुफा के बाहर देखा। शांति थी। पीछा करने वालों की कोई आहट नहीं थी। उठो, हमें चलना होगा। अजय उठा। दोनों ने आग बुझाई और सामान बांधा। वे गुफा से बाहर निकले। सुबह की धूप तेज थी। पहाड़ शांत था। कहाँ जाना है? अजय ने पूछा। पहले गांव वापस चलते हैं। क्या यह खतरनाक नहीं होगा? सबसे ज्यादा खतरनाक यहां रहना है। पार्वती आगे आगे चल रही थी। गांव वाले हमें बचाएंगे। अजय पार्वती के पीछे पीछे चला और उसने फैसला किया, मुझे अपनी याददाश्त वापस लानी होगी। जानना होगा कि यह सब क्यों हुआ, तभी मैं दीदी को बचा पाऊंगा। दोनों पहाड़ से नीचे उतरने लगे। वसंत की धूप गर्म थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, बल्कि यह तो बस शुरुआत थी। 2 दिन पहाड़ों में बिताने के बाद वे दोनों गांव वापस आ गए। दादी दौड़कर आई। हे भगवान, मैं तो चिंता से मर गई थी। दादी ने पार्वती को गले लगा लिया। वे लोग पहाड़ों में तुम्हें ढूंढ रहे थे। मुझे बहुत डर लगा। अब सब ठीक है दादी। पार्वती ने दादी को तसल्ली दी, लेकिन एक बात है। दादी ने आवाज धीमी की, कल पुलिस भी आई थी। असली पुलिस? हाँ, गुमशुदा की तलाश में मदद मांगने। लेकिन एक अजीब बात थी। दादी ने आसपास देखा। वे उन काले कपड़ों वाले लोगों से बिल्कुल अलग टीम थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे को नहीं जानते। अजय और पार्वती ने एक दूसरे को देखा। इसका मतलब यह है कि कौन असली है और कौन नकली, यह पता नहीं है। दादी की बात खत्म होते ही पार्वती ने फैसला किया, मैं दिल्ली जाकर देखती हूं। क्या? अजय हैरान होकर बोला, यह खतरनाक है दीदी, यहां रहना ज्यादा खतरनाक है। पार्वती की आवाज में दृढ़ता थी। हमें पता लगाना होगा कि तुम्हें कौन और क्यों ढूंढ रहा है। तो मैं क्या करूंगा? तुम यहीं रहो, गांव वाले तुम्हारी रक्षा करेंगे। पार्वती ने अजय का हाथ पकड़ा। मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगी, तब तक घर से बिल्कुल बाहर मत निकलना। अजय चिंतित था, लेकिन पार्वती की आंखों में दृढ़ निश्चय था। अगली सुबह पार्वती 10 साल बाद दिल्ली जाने वाली बस में बैठी। खिड़की के बाहर अजय दिख रहा था। वह चिंता से उसे देख रहा था। पार्वती ने हाथ हिलाया। बस चल पड़ी। गांव पीछे छूट रहा था। पार्वती ने खिड़की से बाहर देखा। 10 साल बाद दिल्ली। उसका दिल धड़क रहा था। डर और हिम्मत की मिली जुली भावना। वह दोपहर में दिल्ली पहुंची। लोग, गाड़ियां, ऊंची इमारतें, सब कुछ अजनबी लग रहा था। पार्वती सबसे पहले अपने एक पुराने सहकर्मी से मिलने गई, डॉ. समीर गुप्ता, जो उसी अस्पताल में काम करता था। अब उसका अपना क्लिनिक था। समीर ने पार्वती को देखा और जम गया। पार्वती, तुम? बहुत दिन हो गए। पार्वती हल्का सा मुस्कुराई। अंदर आओ। समीर के क्लिनिक में वे दोनों आमने सामने बैठे। एक अजीब सी खामोशी थी। 10 साल हो गए। समीर ने बात शुरू की। हाँ, कैसे हो? ठीक ठाक। पार्वती सीधे मुद्दे पर आई। एक मदद चाहिए थी। बोलो। अर्जुन सिंह राठौड़ नाम के किसी आदमी को जानते हो? समीर का चेहरा बदल गया। राठौड़ ग्रुप का वारिस? वह तो लापता है। वह जिंदा है। मैंने उसे बचाया है। समीर की आंखें फैल गईं। क्या? पार्वती ने उसे सब कुछ बता दिया। पहाड़ पर मिलना, इलाज करना और पीछा करने वाले लोग। समीर कुछ देर पार्वती को देखता रहा और फिर बोला, मुझे माफ कर दो पार्वती। यह बात अचानक आई थी। क्यों? 10 साल पहले जो हुआ। सच तो यह है कि हम सब जानते थे। समीर की आवाज कांप रही थी कि यह तुम्हारी गलती नहीं थी, कि सीनियर ने तुम्हें फांसाया था। पार्वती के हाथ कांपने लगे। लेकिन हम बहुत डर गए थे। हमें लगा कि हमारी नौकरी भी चली जाएगी। समीर ने सिर झुका लिया। मुझे सच में माफ कर दो। पार्वती कुछ नहीं बोली। 10 साल तक वह अकेले यह बोझ ढोती रही और लोगों को सब पता था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, समीर ने कहा। जो भी बन पड़ेगा करूंगा। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। पार्वती ने सिर हिलाया। ठीक है, तो अर्जुन सिंह राठौड़ के परिवार का पता लगाओ, असली परिवार का। उस रात समीर का फोन आया। उसने एक जानने वाले के जरिए अर्जुन के पिता ठाकुर विक्रमादित्य सिंह से मिलने का समय ले लिया था। अगले दिन पार्वती राठौड़ ग्रुप के ऑफिस पहुंची। ऊंची भव्य इमारत के लॉबी में पार्वती कुछ देर खड़ी रही। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? लेकिन उसने अर्जुन के बारे में सोचा। पार्वती अंदर चली गई। सेक्रेटरी ने उसे रोक दिया। बिना अपॉइंटमेंट के, मैं अर्जुन सिंह के मामले में आई हूं।
ठाकुर साहब से कह दीजिए आज की अपॉइंटमेंट है, 1 मिनट 30 मिनट बाद। पार्वती को चेयरमैन के ऑफिस में ले जाया गया। एक बड़े से कमरे में खिड़की के पास एक बुजुर्ग खड़े थे, ठाकुर विक्रमादित्य सिंह, 70 के पार, लेकिन उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। मेरा बेटा जिंदा है? ठाकुर की आवाज कांप रही थी। जी, 3 महीने पहले वह मुझे पहाड़ पर मिला था। पार्वती ने अपने बैग से कुछ निकाला, अर्जुन की घड़ी जो उसे पहली बार मिली थी और कुटीर में खींची गई अर्जुन की एक तस्वीर। पार्वती ने घड़ी और तस्वीर आगे बढ़ाई। ठाकुर ने उन्हें लिया, उनके हाथ कांप रहे थे। यह अर्जुन की घड़ी है। उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन अब वह ठीक है। वह कहाँ है? अभी तुरंत नहीं। पार्वती ने उन्हें रोका। कोई उसे मारना चाहता था। बिना सोचे समझे कुछ भी करना खतरनाक होगा। ठाकुर का चेहरा सख्त हो गया। कौन? पता नहीं, लेकिन एक बात पक्की है। पार्वती ने ठाकुर को सीधे देखा। परिवार का नाटक करने वाले लोग उसे ढूंढ रहे हैं, बचाने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए। ठाकुर कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने मेज से फोन उठाया। लीगल टीम को ऊपर भेजो। ठाकुर ने पार्वती को देखा। मुझे पर भरोसा करूं? किसी पर नहीं। अगर आप अपने बेटे को बचाना चाहते हैं। ठाकुर ने कुछ देर पार्वती को देखा। आप हमारी मदद क्यों कर रही हैं? एक बार बचाई हुई जिंदगी की जिम्मेदारी आखिर तक निभानी पड़ती है, पार्वती ने शांति से कहा, क्योंकि यही एक डॉक्टर का फर्ज है। कुछ दिन बीत गए। ठाकुर ने गुप्त रूप से जांच शुरू कर दी। उन्होंने लीगल टीम और डायरेक्टर्स को भी शामिल नहीं किया, सिर्फ एक भरोसेमंद प्राइवेट जासूस को काम पर लगाया। पार्वती दिल्ली में रहकर स्थिति पर नजर रखे हुए थी और वह हर दिन अजय को फोन करती। अजय, तुम ठीक हो? हाँ, दीदी, दादी और गांव वाले मेरा ख्याल रख रहे हैं। अजय की आवाज में चिंता थी। आप कब आओगी? बस थोड़ा और, काम लगभग हो गया है। अपना ख्याल रखना। दीदी, मुझे चिंता हो रही है। पार्वती का दिल भर आया। चिंता मत करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ता हो गया था। ठाकुर ने पार्वती को बुलाया, मिल गया। ठाकुर का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। कौन है? मेरा ही बेटा, अर्जुन का भाई। ठाकुर ने एक गहरी सांस ली और कुछ कागज आगे बढ़ाए। विक्रम सिंह राठौड़, काले धन का लेन देन गबन, लेकिन सांस ली बात गबन। सारे सबूत थे। अर्जुन को शायद यह पता चल गया था। ठाकुर की आवाज कांप रही थी, इसलिए विक्रम ने, वह आगे नहीं बोल पाए। पार्वती ने कागज देखे। कोई भी हो, किसी को मारने की कोशिश कैसे कर सकता है? ठाकुर साहब, अब आप क्या करेंगे? और सबूत इकट्ठा करने होंगे, पुख्ता। ठाकुर ने मुट्ठी भींच ली। और अर्जुन को वापस लाना होगा। क्या उसे कुछ और दिन पहाड़ पर रहने देना बेहतर नहीं होगा? पार्वती ने कहा, जब तक अजय की याददाश्त पूरी तरह वापस नहीं आ जाती, तभी वह गवाही दे पाएगा कि क्या हुआ था। ठाकुर ने सिर हिलाया। ठीक है। उस रात पार्वती अपने होटल लौट रही थी। पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आहट तेज होती जा रही थी। इंस्टिंक्टिवली पार्वती को कुछ गड़बड़ लगी और वह पीछे मुड़ी। एक काले कपड़ों वाला आदमी उसकी ओर आ रहा था। यह वही आदमी है। पार्वती भागने लगी, लेकिन आदमी उससे तेज था। आदमी के हाथ ने पार्वती का कंधा पकड़ लिया। उसकी चीख निकल गई। तभी एक काली गाड़ी तेजी से आकर रुकी। गाड़ी से कुछ गार्ड्स कूदे। ये ठाकुर के भेजे हुए लोग थे। आदमी घबराकर पार्वती को धक्का देकर भाग गया। पार्वती वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। खतरा, यह बहुत खतरनाक है। उस रात पार्वती ने फैसला किया, उसे अर्जुन को वापस लाना होगा। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। तूफान आने वाला था। अर्जुन पहाड़ पर पार्वती के घर में अकेला था। 1 हफ्ता हो गया था। वह हर दिन पार्वती से फोन पर बात करता, लेकिन सिर्फ आवाज सुनकर वह और बेचैन हो रहा था। अर्जुन ने फिर एक सपना देखा, लेकिन इस बार यह अलग था, ज्यादा साफ। गहरी रात, ऑफिस। अर्जुन कुछ कागज देख रहा था। यह क्या है? खाते के नंबर और गायब हुए करोड़ों रुपए। ये सारे पैसे विक्रम भाई के खाते में। तभी दरवाजा खुला। विक्रम अंदर आया। अभी तक काम कर रहे हो अर्जुन भाई? ये। अर्जुन ने कागज उठाए। ये क्या है? विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। तो तुम्हें पता चल गया भाई, यह घबन है, यह एक जुर्म है। तुम बहुत साफ सुथरे हो। अर्जुन। विक्रम ने ठंडी हंसी हंसी।
इस दुनिया में जीने के लिए थोड़ा हाथ गंदा करना पड़ता है। मुझे पिताजी को बताना होगा। ऐसा नहीं हो सकता। विक्रम पास आया। तुमने बहुत कुछ जान लिया है भाई, मुझे माफ कर देना। विक्रम के हाथ ने अर्जुन का कंधा पकड़ा और उसे अल्कोहल जैसी कोई गंध महसूस हुई और वह बेहोश हो गया। यादों का दृश्य बदल गया। एक पहाड़, एक ऊंची चट्टान। वह अभी भी पूरी तरह होश में नहीं था जब विक्रम की आवाज दूर से सुनाई दी। नजारा अच्छा है ना? अर्जुन ने होश में आने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया और पीछे देखा। उसी पल विक्रम के हाथ ने अर्जुन की पीठ पर जोर से धक्का दिया। भाई! उसका शरीर हवा में उछला और नीचे गिरने का एहसास। और ठंडी हवा। आखिरी बार उसने विक्रम का चेहरा देखा, माफी मांगता हुआ लेकिन दृढ़। आह! अर्जुन चीख मारकर उठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था। सब कुछ वापस आ गया था। उसकी याददाश्त पूरी तरह से वापस आ गई थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से फोन उठाया और पार्वती को फोन किया। हेलो! पार्वती की आवाज फोन से आई। दीदी! अर्जुन की आवाज कांप रही थी। मुझे सब याद आ गया, सब कुछ। क्या? मेरा भाई विक्रम भाई ने मुझे मारने की कोशिश की क्योंकि मैंने उसका गबन पकड़ लिया था। पार्वती कुछ देर चुप रही। तुम वहीं रुको, हिलना मत। नहीं, अर्जुन की आवाज में दृढ़ता थी। मुझे दिल्ली आना होगा। अगर मैं भागा तो पूरी जिंदगी भागना पड़ेगा। यह आपने ही मुझे सिखाया है। अगली सुबह अर्जुन ने दादी से विदा ली। दादी, मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना बेटा। दादी ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ा। पार्वती के साथ सही सलामत वापस आना। जी दादी। अर्जुन दिल्ली की बस में बैठ गया। खिड़की के बाहर गांव दिख रहा था, छोटा लेकिन खुशियों भरा। अर्जुन ने मुट्ठी भींच ली। मैं जरूर वापस आऊंगा। अर्जुन दोपहर में दिल्ली पहुंचा। पार्वती स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही थी। दीदी! अर्जुन दौड़कर गया। दोनों गले लग गए। तुम क्यों आए? मैंने कहा था यह खतरनाक है। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता था। अर्जुन ने पार्वती को छोड़ा और अब लड़ने की बारी मेरी है। पार्वती अर्जुन को लेकर ठाकुर से मिलने गई। राठौड़ ग्रुप का मुख्यालय। अर्जुन 10 साल बाद यहां खड़ा था। यह अजनबी नहीं। हाँ, याददाश्त वापस आ गई थी। चेयरमैन के ऑफिस का दरवाजा खुला। ठाकुर विक्रमादित्य सिंह खड़े थे। उन्होंने अर्जुन को देखा। उस बुजुर्ग का चेहरा भावनाओं से भर गया। अर्जुन! पिताजी! ठाकुर लड़खड़ाए। अर्जुन ने दौड़कर उन्हें संभाला। मैंने तो सोचा था कि तुम मर गए। ठाकुर ने अर्जुन को कसकर गले लगा लिया। माफ कर दीजिए पिताजी, मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाया। कुछ देर वे ऐसे ही खड़े रहे। जब ठाकुर थोड़े शांत हुए तो वे सोफे पर बैठे। क्या हुआ था? अर्जुन ने सब कुछ बता दिया। गबन का पता चलना, विक्रम से सामना और बेहोश होकर चट्टान से धक्का दिया जाना, सब कुछ। ठाकुर का चेहरा सख्त होता गया। विक्रम, मेरा बेटा, अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ठाकुर ने मेज पर मुक्का मारा। उसकी इतनी हिम्मत! पिताजी, शांत हो जाइए। अर्जुन ने कहा, हमें सबूत चाहिए। सिर्फ मेरी गवाही काफी नहीं होगी। मैंने सब इकट्ठा कर लिया है। ठाकुर ने दराज से एक फाइल निकाली। प्राइवेट जासूस ने सब पता लगा लिया है। काले धन के खाते, गबन का हिसाब, सब कुछ यहां है। अर्जुन ने फाइल देखी। पुख्ता सबूत थे और यह भी है। ठाकुर ने एक यूएसबी आगे बढ़ाई। अंदर का ही एक आदमी गवाह बन गया। विक्रम का ही एक आदमी था। उसने गवाही क्यों दी? विक्रम ने उसे धोखा दे दिया था। ठाकुर ने एक फीकी मुस्कान दी। बुराई आखिर में खुद को ही खत्म करती है। अर्जुन ने सिर हिलाया। अब आप क्या करेंगे? इसे सीबीआई को सौंप दूंगा। ठाकुर की आवाज में दृढ़ता थी। लेकिन उससे पहले ठाकुर ने अर्जुन को देखा। मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूं। जानना चाहता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। अगली शाम ठाकुर ने विक्रम को घर बुलाया। कहा कि बहुत दिन हो गए, साथ में डिनर करते हैं। विक्रम ऑफिस के बाद सीधा घर आया। पिताजी, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ठाक, ठाकुर ने शांति से जवाब दिया। वैसे अर्जुन का कोई पता चला? उसी बारे में बात करने के लिए बुलाया है। ठाकुर की बात सुनकर विक्रम एक पल के लिए रुका। उसी समय दरवाजा खुला और अर्जुन अंदर आया। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ से कांटा गिर गया। अर्जुन, बहुत दिन हो गए। भाई! अर्जुन अपनी कुर्सी पर बैठ गया। विक्रम कुछ बोल नहीं पाया। तुम कैसे बच गए? किस्मत अच्छी थी। अर्जुन ने विक्रम को सीधे देखा। तुम्हारी वजह से एक अच्छा अनुभव हुआ, मौत को छूकर वापस आने का। विक्रम के हाथ कांपने लगे। तुम क्या कह रहे हो? बस करो विक्रम,
ठाकुर ने कहा। मुझे सब पता चल गया है पिताजी। ठाकुर ने एक फाइल मेज पर फेंकी। ये तुम्हारे घबन के सबूत हैं, चोरी किया हुआ पैसा, काले धन के खाते, सब कुछ इसमें है। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया और अपने भाई को मारने की कोशिश भी। पिताजी, यह एक गलतफहमी है। मैं चुप, ठाकुर चिल्लाए। अभी भी झूठ बोलोगे? विक्रम चुप हो गया। कुछ देर खामोशी रही। विक्रम ने अर्जुन को देखा। तुम वापस क्यों आए? बस गायब हो जाते, एक नई जिंदगी शुरू कर लेते। मैं ऐसा नहीं कर सकता था, अर्जुन ने कहा, क्योंकि तुम कंपनी का पैसा चुराते रहते। विक्रम ने एक फीकी मुस्कान दी। तुम सच में बहुत साफ सुथरे हो। आपने ऐसा क्यों किया भाई? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। हम भाई हैं भाई, विक्रम बुदबुदाया। तुम्हारे पास हमेशा सब कुछ था, प्यार, सम्मान, भविष्य। विक्रम की आंखों में नफरत थी। मैं हमेशा तुम्हारी परछाई था। पिताजी की नजर में तुम सितारे थे और मैं धूल। भाई, तभी दरवाजा खुला और सीबीआई के अधिकारी अंदर आए। मिस्टर विक्रम सिंह राठौड़, आपको गबन और हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। उसे हथकड़ियां पहना दी गईं। विक्रम ने कोई विरोध नहीं किया। जाते जाते उसने आखिरी बार अर्जुन को देखा। तुम आखिर में भी मुझसे जीत गए। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस परधाज में खा मिला। विक्रम को जाते हुए देखता रहा। ठाकुर जमीन पर बैठ गए। यह मेरी गलती है, मैंने विक्रम को ऐसा बना दिया। अर्जुन ने अपने पिता को सहारा दिया। नहीं पिताजी। दरवाजे के बाहर पार्वती सब देख रही थी। उसकी और अर्जुन की आंखें मिली। सब खत्म हो गया दीदी। एक लंबी लड़ाई खत्म हो गई। सच सामने आ गया था, लेकिन जख्म अभी भरे नहीं थे। उन्हें भरने में समय लगना था। 6 महीने बीत गए। विक्रम को गबन और हत्या के प्रयास के लिए 15 साल की जेल हुई। उसकी अपील खारिज कर दी गई। अर्जुन ने राठौड़ ग्रुप में वापसी की और पहली बोर्ड मीटिंग हुई। सर, आज की मीटिंग का एजेंडा, सेक्रेटरी ने कहा। 1 मिनट। अर्जुन ने कागज नीचे रखे। क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? अर्जुन ने खड़े होकर कहा। मैं मैनेजमेंट से इस्तीफा देना चाहता हूं। डायरेक्टर्स में कानाफूसी शुरू हो गई। हम कंपनी को प्रोफेशनल मैनेजमेंट के हाथों में सौंपना चाहते हैं। अर्जुन की आवाज में दृढ़ता थी। इसके बजाय मैं एक सोशल वेलफेयर फाउंडेशन का चेयरमैन बनूंगा। मीटिंग के बाद ठाकुर ने अर्जुन को बुलाया। क्या तुम अपने फैसले पर कायम हो? जी पिताजी। अर्जुन ने सिर हिलाया। मुझे वह काम मिल गया है जो मैं सच में करना चाहता हूं। तुम्हें पछतावा तो नहीं होगा? नहीं, अर्जुन मुस्कुराया। मैं मौत के मुंह से वापस आया हूं। मैं एक सार्थक जीवन जीना चाहता हूं। ठाकुर ने कुछ देर अर्जुन को देखा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, यह तुम्हारी जिंदगी है। अर्जुन का पहला प्रोजेक्ट दूर दराज के इलाकों में चिकित्सा सहायता पहुंचाना था। उस पहाड़ी गांव में एक इमरजेंसी मेडिकल सेंटर बनाना। उधर पार्वती कोर्ट में थी। 10 साल पुराने मेडिकल लापरवाही के मामले की दोबारा सुनवाई हो रही थी। पार्वती गवाह के कटघरे में बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। मिस पार्वती शर्मा, क्या आप उस समय की स्थिति के बारे में बता सकती हैं? वकील ने पूछा। पार्वती ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। जब मरीज आया था, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह बोलती रही। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। उसने उस दिन जो कुछ भी हुआ सब बता दिया। जूनियर डॉक्टर की गलती, सीनियर का झूठ और अस्पताल का मौन। लेकिन जिम्मेदारी मेरी थी, क्योंकि मैं इंचार्ज डॉक्टर थी। पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भागना चाहती थी, लेकिन मैं भाग नहीं सकी। गवाह के कटघरे में एक और आदमी बैठा था, 42 साल का रोहन जोशी। 10 साल पहले गलती करने वाला जूनियर डॉक्टर। वह खड़ा हुआ। ये मेरी गलती थी। रोहन की आवाज कांप रही थी। मैंने गलत दवा दे दी थी। पार्वती मैडम की कोई गलती नहीं थी। तो आप इतने सालों तक चुप क्यों रहे? जज ने पूछा। मैं डर गया था। रोहन ने सिर झुका लिया। जब सारा इल्जाम पार्वती मैडम पर डाला गया तो मैं कायरों की तरह चुप रहा। रोहन ने पार्वती को देखा। मुझे सच में माफ कर दीजिए मैडम। पार्वती ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं। क्या आप उसे माफ कर सकती हैं? तुम भी डरे हुए होगे। पार्वती हल्का सा मुस्कुराई। मैं भी तो 10 साल तक भागती रही। फैसला सुनाया गया। पार्वती का लाइसेंस निलंबित करने का आदेश रद्द कर दिया गया और उसका सम्मान बहाल हो गया। कोर्ट से बाहर निकलते हुए पार्वती ने आसमान की ओर देखा। नीला आसमान खत्म हुआ। 10 साल का बोझ उतर गया था। उस रात अर्जुन ने पार्वती को फोन किया। दीदी, बधाई हो, शुक्रिया। अब आप क्या करेंगी? पार्वती कुछ देर चुप रही। मैं पहाड़ पर वापस जाऊंगी। सच में?
वही मेरी जगह है। अर्जुन मुस्कुराया। ठीक है, मैं भी जल्द ही आऊंगा। 1 साल बाद पहाड़ी गांव के प्रवेश द्वार पर एक साफ सुथरी नई इमारत खड़ी थी। पहाड़ी आपातकालीन चिकित्सा केंद्र साइनबोर्ड धूप में चमक रहा था। सेंटर के उद्घाटन का दिन था। गांव वाले इकट्ठा हुए थे। मुखिया के तौर पर कमला देवी ने फीता काटा। हमारे गांव में ऐसा दिन भी आएगा। दादी की आंखों में आंसू थे। पार्वती ने सफेद कोट पहना हुआ था। 11 साल बाद उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह ठीक थी। अर्जुन उसके साथ था। तैयार हैं दीदी? हाँ। वे सेंटर के अंदर गए। साफ सुथरा क्लिनिक और आधुनिक उपकरण, सब कुछ तैयार था। डॉक्टर साहिबा, एक नर्स ने बुलाया। पहले मरीज आए हैं। पार्वती का दिल धड़क उठा। 11 साल बाद पहला मरीज। दरवाजा खुला। कमला देवी थी। अरे दादी, बेटा, कलाई में दर्द है। दादी ने अपनी कलाई आगे बढ़ाई। पार्वती ने कांपते हाथों से दादी की कलाई पकड़ी। उसने जांच की। हड्डी नहीं टूटी है, बस हल्की सी मोच है। उसके हाथ अब भी सधे हुए थे। उसने पट्टी बांध दी। 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। दादी ने पार्वती का हाथ कसकर पकड़ा। शुक्रिया बेटा। दादी के जाने के बाद दूसरा मरीज आया। एक 40-42 साल का जोड़ा और एक बच्चा। पार्वती ने उन्हें देखा। उसे याद आया, 11 साल पहले इमरजेंसी रूम में मरने वाले मरीज का परिवार। पार्वती एक पल के लिए जम गई। डॉक्टर साहिबा, औरत ने कहा, हमने खबरें देखी। पार्वती कुछ नहीं बोल पाई कि यह आपकी गलती नहीं थी। आदमी ने सिर झुकाया। हमने 11 साल तक आपसे नफरत की। हमें माफ कर दीजिए। नहीं, यह मेरी। पार्वती की आवाज कांप रही थी। मैं इंचार्ज डॉक्टर थी। आपने अपनी पूरी कोशिश की थी। औरत ने पार्वती का हाथ पकड़ा। बस इतना ही काफी है। अब हम आपको माफ करते हैं। पार्वती रो पड़ी। 11 साल का बोझ, अब वह उसे उतार सकती थी। अर्जुन ने पीछे से पार्वती के कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं दीदी, अब सब ठीक है। समय के साथ सेंटर जम गया। पार्वती हर दिन मरीज देखती। अब उसके हाथ नहीं कांपते थे। अर्जुन दिल्ली और गांवों के बीच रहता। वह महीने में 1 बार जरूर गांव आता, समाज सेवा करता और पार्वती की मदद करता। एक वसंत के दिन वे दोनों साथ में पहाड़ पर चढ़े, उसी जगह जहां अर्जुन पहली बार मिला था। यहीं पर दीदी, अर्जुन ने एक चट्टान की ओर इशारा किया। मैं यहीं गिरा हुआ था। पार्वती ने उस जगह को देखा। अब वहां घास उग आई थी। हाँ, यह वह जगह है जहां मेरी जिंदगी 2 बार शुरू हुई। अर्जुन ने कहा, एक बार जब मैं पैदा हुआ था और दूसरी बार जब मैं आपसे मिला। पार्वती ने अर्जुन को देखा। तुम्हारी वजह से ही मैंने भी दोबारा जीना शुरू किया। दोनों साथ बैठकर गांव को देखने लगे। छोटे छोटे घर, खेत और मेडिकल सेंटर, सब कुछ शांत था। दीदी, मैं यहां आता रहूंगा, अर्जुन ने कहा। महीने में 1 बार नहीं, और भी ज्यादा। पार्वती मुस्कुराई। हाँ, जब भी मन करे आ जाना। शाम को पार्वती के घर के आंगन में वे दोनों चाय पीते हुए बैठे थे, तारों भरे आसमान के नीचे। जिंदगी कितनी अजीब है, पार्वती ने बुदबुदाया, जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। अर्जुन ने उसकी बात पूरी की। एक समान के नीचे वे दोनों चाय पीते हुए, तभी किसी का हाथ थामकर एक नई शुरुआत हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। दूर मेडिकल सेंटर से आती हुई रोशनी दिख रही थी। चेरी के फूल खिले हुए थे। पार्वती और अर्जुन के जीवन में आया दूसरा वसंत। दादी पास से गुजरते हुए बोली, हमारी पार्वती, हमारा अर्जुन, अब सब ठीक हो गया है। पार्वती ने अर्जुन की ओर देखा। शुक्रिया अजय। मेरा भी शुक्रिया दीदी, अर्जुन मुस्कुराया। आपने मुझे बचाया और मैंने आपको, है ना? हाँ, पार्वती भी मुस्कुराई दिल से। हवा चली और चेरी के फूल बिखर गए उन दोनों के ऊपर। इस तरह वे एक दूसरे का जीवन बन गए। एक बार बर्फ से ढके पहाड़ पर और एक बार सच को उजागर करने वाले कोर्ट में। एक घायल इंसान ही दूसरे को सहारा दे सकता है। जिसने दर्द सहा हो वही मरहम लगा सकता है। वे दोनों यह जानते थे और इतना ही काफी था। दोस्तों, पार्वती शर्मा और अर्जुन सिंह राठौड़ की यह कहानी आपको कैसी लगी? कभी कभी जिंदगी उन जगहों पर फिर से शुरू होती है जहां हमने उम्मीद छोड़ दी होती है। बर्फ से ढके पहाड़ पर मिले ये 2 लोग एक दूसरे के जख्मों पर मरहम लगाकर फिर से खड़े हो सके। 52 साल की एक महिला डॉक्टर और 36 साल का एक अमीर वारिस।
उम्र और दुनिया अलग होने के बावजूद वे एक दूसरे के लिए सहारा और प्रेरणा बने। उम्मीद है कि यह कहानी आपके लिए भी एक छोटी सी सांत्वना लेकर आई होगी। अगर आज की कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक बटन दबाकर हमारा हौसला बढ़ाएं और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करके अगली कहानी में भी हमारे साथ रहें। कमेंट में अपनी कहानी भी सुनाएं। आज भी स्वस्थ रहें और अपने प्रियजनों को गले लगाएं। धन्यवाद।